नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। बहुत से लोग मुझे हीटर के रिगार्डिंग क्वेरीज पूछते रहते हैं। कुछ तो बहुत जेन्युइन क्वेरीज होती हैं, लेकिन कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जिनमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो किस एंगल से वो उस बात को सोचते हैं, लेकिन देखिए, जो क्वेरी है वो क्वेरी है, उसका समाधान करना मेरा फ़र्ज़ है। ये सुनील कुमार सिन्हा जी ने मुझे पूछा है, हालांकि मैं इस क्वेरी का बहुत बार जवाब दे चुका हूं। इन्होंने पूछा है, व्हाट टेम्परेचर इन एक्वेरियम हीटर 100 वाट फॉर ऑल टाइप ऑफ फिश, प्लीज रिप्लाई। अब ये जानना ये चाहते हैं कि 100 वाट का हीटर अगर मैं अपने एक्वेरियम में यूज करता हूं तो सारी फिशेस के लिए कौन सा टेम्परेचर उपयुक्त होगा, सूटेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने इसका जवाब दिया है। हर फिश के लिए आप एक जैसा टेम्परेचर नहीं रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि आपने जो फिश रखी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसे क्लाइमेट से आई है, उसको किस तरह का टेम्परेचर चाहिए। क्या वो ट्रॉपिकल फिश है, क्या वो कोल्ड वाटर फिश है, किस तरह की फिश है, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए। अगर ट्रॉपिकल है तो वो किस तरह की ट्रॉपिकल है, नॉर्मल ट्रॉपिकल फिश है या बहुत ज़्यादा हाई ट्रॉपिकल फिश है। एग्जाम्पल देकर आपको मैं बताऊंगा। नॉर्मली अगर स्लिम शेप्ड गोल्ड फिश है या कोई है, अब स्लिम शेप्ड गोल्ड फिश में आपके शुभंकिन वगैरह आ जाती हैं, कॉमेट शुभंकिन है वो आ जाती हैं। अगर उस तरह की आपकी फ़िश है तो ये फिशेस जो हैं वो मान के चलिए कि 15 डिग्री तक का टेम्परेचर भी झेल जाती हैं। तो अगर आपको इनके लिए हीटर को सेट करना है तो आप इसको अगर 22 से लेकर 25 डिग्री तक कोई भी टेम्परेचर सेट कर दीजिए, वो सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास फैंसी गोल्ड फिश है, मैंने अभी पीछे हाल ही में एक वीडियो बनाया था हीटर इंस्टॉलेशन पे, उस समय भी मैंने यही बात बताई थी। उसमें मैंने जो फैंसी गोल्ड फिश बोली थी उसको टेम्परेचर बताया था कि आप 24 से 25 के बीच में टेम्परेचर रख सकते हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब जो AK सिंह जी हैं, उन्होंने मुझे इस बात की तरफ इंडिकेट किया था कि अगर हम गोल्ड फिश को इतने ज़्यादा ठंडे पानी में रखेंगे तो कई बार उसको वाइट स्पॉट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डिपेंड करता है कि आपके पास गोल्ड फिश की किस तरह की वैरायटी है। अगर वो स्लिम शेप्ड है और टिपिकल शेप्ड है, टिपिकल शेप्ड मतलब जो कन्वेंशनल फिश होती है, जैसे कि हम खाने वाली फिशेस देखते हैं, रोहू, कतला, महासीर, इस तरह की, या नॉर्मल कोई, तो उनकी शेप जो होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है, स्लिम होती है और सिंगल टेल वाली होती है। तो उनके लिए तो हम टेम्परेचर जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि आप 22 से 25 के बीच में कुछ भी टेम्परेचर रख दीजिए, वो सूटेबल रहेगा, वो अपना झेल जाती हैं क्योंकि वो नेचुरल ब्रीड्स हैं। लेकिन अगर आपके पास फैंसी गोल्ड फिश है तो फैंसी गोल्ड फिश जो है वो कभी भी नेचर में नहीं मिलती है, वो हमेशा ही क्रॉस ब्रीड का नतीजा होती है, हाइब्रिड का नतीजा होती है। और बहुत सालों की क्रॉस ब्रीडिंग के दौरान बहुत से ऐसे फिश स्ट्रेन्स, फिश वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, जो कि नेचर में नहीं मिलती हैं। और ये जो नेचुरल फिशेस मिलती हैं उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाकर ये फिशेस जो हैं वो तैयार की गई हैं। अब ऐसी फिशेस की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत लो होती है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने कोई बीज किसी पेड़ का बोया, उसमें से अंकुरण हुआ, एक पौधा बना और वो अपनी ग्रोथ खुद ले रहा है, बड़ा होता जा रहा है, पेड़ बन गया, तो उसकी उम्र सैकड़ों वर्ष हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने आजकल भी नोट किया होगा, अगर आपको
पेड़ पौधे वगैरह लगाने का या गार्डनिंग का शौक़ हो, जब हम नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे देखते हैं जो कि वेरीगेटेड वैरायटीज़ होती हैं। वेरीगेटेड वैरायटीज़ क्या हैं? वो हाइब्रिड्स हैं। वो जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कुछ क्रॉस ब्रीड्स या एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी तैयार की जाती है। तो ऐसी वैरायटीज़ को और कुछ पेड़ों के ऊपर क्राफ्टिंग की जाती है, जिसको हम कलम लगाना बोलते हैं। तो जब क्राफ्टिंग करते हैं तो एक पेड़ के ऊपर, अब नॉर्मली अगर एग्जांपल इसका भी दूं तो मान लीजिए आपके पास आड़ू का पेड़ लगा हुआ है, पीच जिसको बोलते हैं, उसका पेड़ लगा हुआ है। उसको अगर आप तने को काट देते हैं एक एंगल पे, वो एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है उसकी, उसको काट कर उसके ऊपर अगर आप कोई एक दूसरा पेड़ है बादाम का या मान लीजिए पलम का, जिसको आलू बुखारा भी बोलते हैं, तो आप उसको भी उसी शेप में, उसी एंगल में काट के उस दूसरे पेड़ का, चाहे वो पलम हो, चाहे बादाम हो, चाहे कोई और उसी प्रजाति का पेड़ हो, उसका ऊपर का भाग जो है उसको अगर हम उस आड़ू के पेड़ के ऊपर लगाकर उसको बांध देते हैं अच्छी तरह से, तो वो आपस में बिल्कुल एक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनका आपस में जो नसें कह सकते हैं, जो पेड़ की नसें हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं और वो पेड़ जो है वो एक जैसा ग्रोथ करना शुरू कर देता है। नीचे से वो तना जो है, आड़ू के पेड़ का तना जो है, वो पूरे का पूरा ज्वाइंट हो जाता है उस दूसरे पेड़ से। इस तरह से जो तैयार होता है, इसको क्राफ्टिंग बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर वो आड़ू का पेड़ आपका नेचुरल होता, हमने उसमें कटिंग नहीं की होती, क्राफ्टिंग नहीं की होती, तो वो आड़ू का पेड़ जो है वो हो सकता है कि कई वर्ष चलता। मान लीजिए 50 से 60 वर्ष उसकी उम्र है, उतना वो सरवाइव करेगा। लेकिन जब हम उसकी वो क्राफ्टिंग कर देते हैं, उसके ऊपर दूसरा पेड़ लगा देते हैं, तो उसकी उम्र जो है वो 10 साल कम हो जाती है। इसे हाइब्रिड बोलते हैं। अब यही चीज हमारी फिशेस में भी होती है, क्योंकि जो गोल्ड फिश है, नॉर्मल जो नेचुरल गोल्ड फिश है, जो नेचर में मिलती है, जो स्लिम बॉडी है और सिंगल टेल गोल्ड फिश है, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। वो बहुत लो टेम्परेचर को भी झेल जाती है। इंग्लैंड में लोग अपने घरों के बाहर पॉन्ड बनाकर रखते हैं। वहां पर वो लोग ये टिपिकल जो नेचर में गोल्ड फिश मिलती है वो रखते हैं, कोइयां रखते हैं। अब वहां पर जब बर्फ पड़ती है और कई कई महीने तक वो बर्फ पड़ी रहती है, तो वो पॉन्ड जो है वो पूरा बर्फ से कवर हो जाता है। उसके ऊपर बहुत मोटी लेयर लग जाती है। मीन्स कि वो उस पॉन्ड में ना तो फूड डाल सकते हैं, ना ही उनको वो फिशेस दिखाई देती हैं। लेकिन वो फिशेस नीचे जाकर अपने आप को हाइबरनेट कर लेती हैं, हिलजुल बंद कर देती हैं और खाना पीना भी बंद कर देती हैं, लेकिन अपने बॉडी के तापमान को स्टेबल करने के लिए अपनी टोटल क्रियाएं जो हैं वो बंद कर देती हैं और एक सुप्त निद्रा में चली जाती हैं। और जब कुछ महीनों बाद वो बर्फ हटती है तो दोबारा वो नीचे से वैसी की वैसी ही निकलती हैं। ये सब पॉसिबल हो पाता है उनकी इम्यूनिटी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन जो फिशेस आर्टिफिशियली कल्टीवेट की गई हैं, क्रॉस ब्रीड का नतीजा है, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पर ये क्रॉस ब्रीड की जाती हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है उनको, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 24-25, वो 24-25 भी नहीं रखा जाता, वो 25 से ऊपर ही रखा जाता है। गर्म इलाके हैं, थाईलैंड हो गया, ऐसी जगहों पर ब्रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा की जाती है। थाईलैंड हो गया, जापान वगैरह हो गया, तो वहाँ पर वेदर जो है वो ट्रॉपिकल है। उनको आइडियल टेम्परेचर आपको 25 से 27 के बीच में देना है। यानी आप उनको भी ट्रॉपिकल फिश की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। हम उनको टिपिकल कोल्ड वाटर फिश में ट्रीट नहीं कर सकते। तो
ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गोल्ड फिश रखें, उसकी वैरायटी के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्वेरियम हीटर को आपको सेट करना है। अब जैसा कि इन्होंने बोला कि 100 वाट का हीटर है तो सबके लिए बताइए, तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि नॉर्मल कोल्ड वाटर फिश है तो आप उसको 22 से 25 के बीच में टेम्परेचर रख सकते हैं। अगर फैंसी गोल्ड फिश है, ओरंडा है, रेड कैप है, ब्लैक मूर है, तो आप उसको 25 से 27 के बीच में सेट कीजिए। अगर ट्रॉपिकल फिश है, नॉर्मल ट्रॉपिकल फिश है, जैसे कि मोस्टली सिक्लेट्स हैं, अफ्रीकन सिक्लेट्स हैं या एंजल हैं, आपकी ऑस्कर हैं, अमेरिकन सिक्लेट्स आती हैं ये, अगर इस तरह की सिक्लेट्स हैं या फिशेस हैं जो ट्रॉपिकल हैं, तो उनके लिए भी आप 25 से 27 के बीच में, नॉर्मली 26 हम सेट करते हैं। पानी का टेम्परेचर जो है आइडियल वो 25 माना जाता है ट्रॉपिकल के लिए। 26 भी आ जाए तो चलेगा, 25 और 26 आना चाहिए। लेकिन अगर हाईली ट्रॉपिकल फिश है, जैसे कि जो कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी को एडमायर करती हैं, इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो फाइटर बेटा, जिसको साइमस फाइटिंग फिश बोलते हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ये फिश थाईलैंड से इंपोर्ट हुई थी, आजकल तो यहाँ भी ब्रीडिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन मेनली ये फ़िश जो है वो थाईलैंड की है। वहाँ के जो पैडी फील्ड हैं, जो धान के खेत हैं, वहाँ पर ये मिलती है, जो नेचुरल इसका जो हैबिटेट है। और थाईलैंड जो है वो बहुत गर्म कंट्री है, तो वहाँ पर उसको जो क्लाइमेट मिलता है वो गर्म ही मिलता है। तो अगर आप बेटा रख रहे हैं तो उसको आप टेम्परेचर 27 के अराउंड सेट कीजिए, क्योंकि ये ठंड में इसको बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी, चाहे वो 100 वाट का हीटर आप किसी भी टैंक में लगाएं। अब ये भी यहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है कि हर टैंक में 100 वाट का हीटर नहीं लग सकता, क्योंकि पानी की कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको हीटर लगाना चाहिए। तो आप जब भी कोई हीटर चूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो उसके हिसाब से रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई अभी भी शंका है और आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।